नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम बे भाग 3 के शिवाजी विश्वविद्यालय के हिंदी के विषय के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर अध्ययन के लिए रखा गया है, उसके अंतर्गत सेमेस्टर 2 के लिए जो यूनिट नंबर 1 है उसका परिचय आज हम देख लेंगे। उसमें आपको अध्ययन करना है रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण क्या है या रीतिकाल के नामकरण के बारे में विद्वानों के मत किस प्रकार है, ये जानने से पहले रीतिकाल क्या है ये जान लेना आवश्यक है। अतः रीतिकाल यह हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा कालखंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। पहला आदिकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था। दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। मध्यकाल काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पुनश्च 2 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है और उसका समय है संवत 1375 से लेकर संवत 1770 तक। और दूसरा भाग उन्होंने किया है उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीतिकाल कहा है और उसका समय है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। एक आदिकाल, जिसका समय है संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। मध्यकाल के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उसका समय है संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक। और उसी के अंतर्गत दूसरा कालखंड है उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीतिकाल कहा है। उसका समय है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक और आधुनिक काल संवत 1900 से लेकर आज तक। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा कालखंड यानी रीतिकाल। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में भी विद्वानों में मतभिन्नता दिखाई देती है। प्रवर्तक यानी रीतिकाल काव्य रचना की परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ, इसके बारे में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र आचार्य केशवदास जी को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। तो कुछ अन्य विद्वान हैं जो कालखंड के अनुसार कृपाराम को रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं। उनका समय है ईस्वी सन 1541। इस पर आधारित कृपाराम को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। अब रीतिकाल में जो रीति शब्द है उसका अर्थ इस प्रकार दिया जाता है। उसका अर्थ है विशिष्ट पदरचना। आचार्य वामन जी ने उसकी परिभाषा की है, विशिष्ट पदरचना रीति, अर्थात विशिष्ट पदरचना को रीति कहा जाता है। वे विशिष्ट पदरचना क्या है? रीतिकाल में जो काव्य रचना हुई है, पद रचना हुई है, वो विशिष्ट प्रकार की है। वह कैसी है? काव्य शास्त्र के नियमों पर आधारित जो ग्रंथ लिखे हैं उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। काव्य शास्त्र के लक्षणों पर आधारित पद रचना हुई है, काव्य रचना हुई है, इन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। अतः लक्षण ग्रंथों की यह परंपरा है, इसीलिए रीतिकाल में एक विशिष्ट पद रचना करने की पद्धति है। लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाता है? काव्यांगों पर आधारित, काव्य के अंग जिसमें छंद है, अलंकार है, रस है, बिंब है, इन पर आधारित काव्य रचना करना यानी लक्षण ग्रंथ। शास्त्रीय नियमों पर आधारित पद रचना काव्य रचना की जाती है, तब उसे लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। और रीतिकाल में यह विशिष्ट पद्धति चली है, इसलिए विशिष्ट पद रचना रीति, इस प्रकार रीति का अर्थ बताया जाता है। अतः इस पर आधारित ही रीतिकाल में विभिन्न प्रकार से या 3 पद्धतियों से काव्य लेखन की परंपरा चली है। उस पर आधारित रीतिकाल के काव्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, या रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें पहले हैं रीतिबद्ध कवि, दूसरे हैं रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध का सीधा साधा अर्थ है पूर्णतः बद्ध
होकर रचना करना, रीति से पूर्णबद्ध होकर काव्य रचना करना। अब हमने रीति का अर्थ देखा है, काव्यांगों पर आधारित काव्य रचना करना यानी रीति। अब काव्यांग छंद, अलंकार, बिंब, पद, बिंब, प्रतीक, इस पर आधारित काव्य रचना की जाती है। यह रीतिबद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि या रीति के नियमों को जानते हैं, शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, वह सिद्धता प्राप्त करते हैं, परंतु उस पर आधारित काव्य रचना करते हैं ऐसा नहीं। रीति मुक्त कवि, इसका अर्थ है कि पूर्णतः रीति के बंधन से मुक्त होकर काव्य करने वाले कवि, यानी काव्य शास्त्रीय नियमों को वो मानते नहीं, अतः काव्य शास्त्री के नियमों को छोड़कर वह काव्य रचना करते हैं, इन्हें कहा जाता है रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवियों में जो कवि आते हैं वह है केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र आदि। तो रीति सिद्ध कवि में आते हैं बिहारी लाल। तो रीतिमुक्त कवियों में आते हैं घनानंद, आलम, गोदा, ठाकुर, रसखान, द्विजदेव आदि। इस प्रकार यह रीतिकाल में जो रीति को लेकर काव्य रचना करने की जो पद्धति चली है उस पर आधारित रीतिकाल के काव्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में काव्य रचना करने की विभिन्न पद्धतियां हैं, भले ही मूल विशिष्ट पद रचना है, काव्यांगों पर आधारित लक्षण ग्रंथ लेखन करने की परंपरा है, फिर भी उसमें भी अपनी एक विशेषता होने के कारण रीतिकाल के नामकरण के बारे में विभिन्न मत हमारे सामने आते हैं। आज केवल हम यह मत देख लेंगे और उसका विस्तार से विवेचन अगले वीडियो में करेंगे। रीतिकाल का नामकरण, विद्वान और उन्होंने जो नामकरण किया है वह नामकरण। पहले विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य ऐसा किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने रीतिकाव्य ऐसा किया है। अगले है मिश्र बंधु। उन्होंने रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल ऐसा किया है, अलंकृत काल। तीसरे है रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने ही रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल ऐसा किया है। चौथे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल इस प्रकार किया है। अगले हैं त्रिलोचन। उन्होंने रीतिकाल का नामकरण अंधकार काल ऐसा किया है। आगे हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। उन्होंने रीतिकाल का नामकरण कला काल इस प्रकार किया है, कला काल अर्थात काव्य कला काल। ये जो नामकरण है और विद्वान है उन्होंने जो रीतिकाल को नामकरण दिए हैं उसका विवेचन हम अगले वीडियो में विस्तार से देख लेंगे। केवल आप इतना ही ध्यान में रखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा कालखंड जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के रूप में उसका विवेचन किया है, उसका समय है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक। इस कालखंड के अंतर्गत एक विशिष्ट पद रचना या विशिष्ट पद्धति को लेकर काव्य रचनाएं की गई, वह लक्षण ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। अतः रीति काव्य में 3 प्रकार के काव्य के भेद हमें दिखाई देते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अतः इसी कारण रीतिकाल के नामकरण के बारे में विभिन्न मतभेद है, उसका विवेचन स्पष्टीकरण हम अगले वीडियो में करेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।